आप अपने जीवन के 30 सबसे कीमती साल राजस्थान के बीहड़ों में, मतलब धूल और खून के बीच, एक शक्तिशाली मुगल साम्राज्य से गुरिल्ला युद्ध लड़ने में निकाल देते हैं। एक बहुत ही लंबा अरसा। बिल्कुल। और मकसद सिर्फ एक है, एक अनाथ राजकुमार को उसके छिने हुए सिंहासन पर बिठाना। और जब इतने संघर्षों के बाद वो राजकुमार आखिरकार राजा बनता है, तो वो सबसे पहला काम क्या करता है? क्या करता है? वो आपको ही देश से निकाल देता है। अरे बाप रे। हाँ, तो द डीप डाइव की आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम मारवाड़ के इतिहास के उन पन्नों को टटोलने वाले हैं जो मतलब किसी भी मॉडर्न थ्रिलर फिल्म को मात दे सकते हैं। मैं तो ये नोट्स पढ़कर सच में हैरान रह गई। और हैरानी लाजमी भी है, क्योंकि ये सच में एक ऐसा इतिहास है जहां कुछ भी आप कह सकते हैं कि सीधा या सपाट नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं ना कि इतिहास सिर्फ राजाओं के जन्म और युद्धों की तारीखों का एक उबाऊ सा रजिस्टर है। हाँ, बिल्कुल स्कूल की किताबों जैसा। एकदम। लेकिन जिन ऐतिहासिक नोट्स का आज हम विश्लेषण कर रहे हैं, वे हमें मारवाड़ के बहाने पूरे भारत की बदलती हुई राजनीतिक जमीन का एक बहुत बड़ा कैनवस दिखाते हैं। मतलब ये वो दौर था जब मुगलों का सूरज डूब रहा था, मराठों की आक्रामकता दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रही थी, और अंग्रेज बहुत ही खामोशी से अपने कागजी जालों के जरिए इस पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर रहे थे। खामोशी से कब्जा, हाँ। लेकिन रुकिए, इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं, क्योंकि हमारे नोट्स के मुताबिक शुरुआत ही एक बहुत भयानक साजिश से होती है। जसवंत सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह की मृत्यु युद्ध के मैदान में तलवार लगने से नहीं हुई थी। जी बिल्कुल नहीं। उन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा जहर दिया गया था। अब एक राजकुमार को सीधे तौर पर जहर दे देना, मतलब ये उस समय की मुगल राजनीति के बारे में क्या बताता है? क्या वे आमने सामने की जंग से कतरा रहे थे? देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि औरंगजेब बहुत अच्छी तरह समझ चुका था कि राजपूताना की सैन्य ताकत को सीधे युद्ध में हराना बहुत महंगा सौदा है। तो उन्होंने शॉर्टकट अपनाया। हाँ, एक तरह से इसलिए ये जहर महज एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक पूरी रियासत के भविष्य को दिया गया था। ये उनकी एक सोची समझी रणनीति थी, राजपूत राज्यों को अंदर से कमजोर करना, ताकि उनके लीडर्स खत्म हो जाएं। बिल्कुल उनके उत्तराधिकारियों को खत्म करना, ताकि लीडरशिप का एक वैक्यूम, एक शून्य पैदा हो जाए। और वो शून्य पैदा हुआ भी, क्योंकि जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ पूरी तरह से नेतृत्व विहीन हो गया था। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिस पर आसानी से यकीन नहीं होता, मतलब फिल्म जैसी कहानी। हाँ, जसवंत सिंह के मरणोपरांत उनके पुत्रों का जन्म। एकदम सही। दो पुत्रों का जन्म होता है, अजीत सिंह और दलथम्फन। और औरंगजेब बिना कोई समय गवाए नवजात अजीत सिंह को दिल्ली में रूप सिंह राठौड़ की हवेली में बंदी बना लेता है। जी, क्योंकि औरंगजेब जानता था कि अगर ये बच्चा मारवाड़ पहुंच गया तो राजपूताना में फिर से विद्रोह की आग भड़क उठेगी। वो अजीत सिंह को अपनी निगरानी में एक मुगल कठपुतली बनाकर रखना चाहता था। लेकिन मारवाड़ के वफादार ऐसा होने नहीं देते। यहीं पर गोराधाय, मुकुंदास खींची और दुर्गादास राठौड़ उस हवेली से उस छोटे बच्चे को बचाकर निकाल लाते हैं। एक बहुत ही साहसिक कदम। बहुत ज्यादा। अब अगर मैं इसे आज के नजरिए से देखूं, तो ये 17वीं सदी के किसी हाई स्टेक्स विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम जैसा लगता है। मेरा मतलब है, ये कोई मामूली बात तो है नहीं कि आप मुगल साम्राज्य की राजधानी के बीचों बीच से एक शिशु को गायब कर दें। बिल्कुल नहीं। ये सच में एक अकल्पनीय रेस्क्यू मिशन था। उन्होंने केवल बच्चे को नहीं निकाला, बल्कि उस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के पूरे मैकेनिज्म को लागू किया। भेष बदले गए, गुप्त रास्ते अपनाए गए होंगे। हाँ, क्योंकि औरंगजेब के जासूसों का जाल पूरे उत्तर भारत में फैला था। इसलिए असली अजीत सिंह को सीधे मारवाड़ ले जाने के बजाय सिरोही के कालिंद्री नामक एक बहुत ही गुमनाम स्थान पर छुपाया गया। अच्छा। जी, जयदेव पुरोहित के घर में। और औरंगजेब का काउंटर मूव देखिए। जब उसे पता चला कि असली राजकुमार हाथ से निकल गया है, तो उसने एक नकली अजीत सिंह खड़ा कर दिया। मोहम्मदी राज। हाँ, मोहम्मदी राज। हाँ। और उसकी जिम्मेदारी अपनी पुत्री ज़ेबुन निसा को सौंप दी। ये हिस्सा मुझे पढ़कर बहुत अजीब लगा। मतलब क्या उस समय नकली उत्तराधिकारी खड़ा करना एक आम बात थी, या औरंगजेब जानबूझकर मारवाड़ के लोगों के दिमाग से खेल रहा था? ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, मनोवैज्ञानिक युद्ध।
सत्ता को वैध साबित करने के लिए ना पहचान को ही हथियार बना लिया गया था। आइडेंटिटी की चोरी। बिल्कुल। औरंगजेब ये संदेश देना चाहता था कि तुम्हारा राजा तो मेरे पास है, वो दिल्ली में पल रहा है और इस्लाम कबूल कर चुका है। वो मारवाड़ की जनता की उस उम्मीद को तोड़ना चाहता था जो एक हिंदू राजपूत शासक के इर्द गिर्द बुनी गई थी। क्योंकि अगर जनता ये मान लेती तो विद्रोह की वैचारिक नींव ही ढह जाती। एकदम सटीक बात कही आपने। लेकिन जनता ने हार नहीं मानी। ये छुपने और गुरिल्ला युद्ध का दौर कोई 1-2 साल नहीं, पूरे 30 साल तक चला। 30 साल, जी। और अंततः हम देखते हैं 1708 का दिवारी समझौता, जिसके बाद ही अजीत सिंह आधिकारिक रूप से मारवाड़ के राजा बन पाए। हमारे स्रोतों में इस दिवारी समझौते का खास जिक्र है। ये महज कोई कागज का टुकड़ा तो नहीं था। बिल्कुल नहीं। 1708 का दिवारी समझौता राजपूताना की कूटनीति का एक मास्टर स्ट्रोक था। ये मेवाड़, मारवाड़ और आमेर यानी जयपुर के बीच एक बहुत बड़ा गठबंधन था। क्योंकि उस समय औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी, जी, और मुगल सत्ता डगमगा रही थी। इन तीनों बड़ी रियासतों ने मुगलों के खिलाफ एकजुट होकर एक दूसरे के राज्य वापस दिलाने की कसम खाई। जी। इसी सैन्य ताकत के दम पर आखिरकार अजीत सिंह अपने पिता के सिंहासन पर बैठ पाए। पर यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मतलब थोड़ा दोगलापन लगता है। क्या? जिस अजीत सिंह को मुगलों से बचाने के लिए इतना खून बहाया गया, जिसने दशकों तक संघर्ष किया, वही अजीत सिंह राजा बनने के बाद अपनी पुत्री इंद्रकंवर का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर से कर देता है। हाँ, ये ऐतिहासिक तथ्य है। नोट्स में साफ लिखा है कि यह अंतिम राजपूत मुगल वैवाहिक संबंध था। जिन मुगलों ने आपको बचपन में जहर देने या बंदी बनाने की कोशिश की, आप उन्हीं से रिश्ते जोड़ रहे हैं। देखिए, अगर हम इसे आज की नैतिकता के चश्मे से देखेंगे ना, तो ये दोगलापन ही लगेगा। लेकिन 18वीं सदी के स्टेट क्राफ्ट में इसे सर्वाइवल मैकेनिज्म कहते हैं। सर्वाइवल अपनी बेटी की शादी करके? राजा बनने के बाद अजीत सिंह की प्राथमिकताएं बदल चुकी थीं। अब वे जंगलों में छुपने वाले विद्रोही नहीं, बल्कि एक शासक थे। उन्हें अपने राज्य को मराठों और अन्य दुश्मनों से बचाना था। मुगल दरबार में उस समय फर्रुखसियर काफी कमजोर था। अच्छा। और ये विवाह असल में अजीत सिंह को दिल्ली की राजनीति में एक किंग मेकर की हैसियत दे रहा था। कहा जाता है ना, राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। बिल्कुल। और शायद यही विरोधाभास उनके पूरे व्यक्तित्व में भी था। एक तरफ वे इतनी कूटनीतिक चालें चल रहे थे और दूसरी तरफ वे एक बेहद संवेदनशील कवि भी थे। जी, उनकी साहित्यिक रचनाएं। उन्होंने गुण सागर, निर्वाणरा दुहा, दुर्गा पाठ भाषा और अजीतोदहरा कवित जैसी किताबें लिखी। मतलब एक ही इंसान के भीतर एक योद्धा, एक राजनेता और एक कवि का होना सच में हैरान करता है। और उनका अंत उनके जीवन से भी ज्यादा हैरान करने वाला और त्रासद था। हाँ, इस तथ्य ने तो मुझे हिलाकर रख दिया था। अजीत सिंह की हत्या किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं की। नहीं, उनके ही पुत्र बख्त सिंह ने उनकी हत्या कर दी। मतलब जिस जीवन को बचाने के लिए मारवाड़ की पूरी एक पीढ़ी ने अपनी जान कुर्बान कर दी, उस जीवन का अंत उसके अपने ही बेटे के हाथों हुआ। सत्ता की भूख बहुत क्रूर होती है। और उनके अंतिम संस्कार का एक दृश्य जो नोट्स में दर्ज है, वो बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। अजीत सिंह की चिता के साथ पशु पक्षी जल गए। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और भावुक बिंब है। ये दर्शाता है कि भले ही महल के अंदर सत्ता के लालच ने रिश्तों को मार दिया हो, लेकिन आम जनता और मारवाड़ की प्रकृति का अजीत सिंह से एक बहुत गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव बन चुका था। और जब हम इस भावनात्मक जुड़ाव की बात करते हैं ना, तो एक नाम के बिना ये पूरी चर्चा अधूरी है। दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास के बिना मारवाड़ का इतिहास वैसा ही है जैसे बिना नींव के कोई इमारत। बिल्कुल। आस्करण और नेत कंवर के पुत्र दुर्गादास, जिनका जन्म सालवा कल्याण में हुआ, इस एक इंसान ने 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु से लेकर 1708 तक लगातार 30 साल संघर्ष किया। और ध्यान रहे, ये कोई मामूली युद्ध नहीं था। दुर्गादास के पास कोई शाही खजाना नहीं था, न कोई सेना थी। हाँ, और ना ही कोई गद्दी पे बैठा राजा था जिसके नाम पर वो हुक्म चला सकें। उन्होंने सिर्फ अपनी वफादारी से मुगलों के खिलाफ एक ऐसा गुरिल्ला नेटवर्क तैयार किया जिसने मुगल सेनाओं को दशकों तक रेगिस्तान की धूल फांकने पर मजबूर कर दिया। वे केवल योद्धा नहीं थे,
वे राजपूताना के वैचारिक स्तंभ बन गए थे। लेकिन फिर वही सवाल वापस आता है जो मैंने एपिसोड, मेरा मतलब है चर्चा की शुरुआत में पूछा था। जी। अजीत सिंह ने राजा बनते ही दुर्गादास को मारवाड़ से निकाल दिया। मतलब जिस इंसान ने आपके लिए अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी, आप उसी को देश निकाला दे देते हैं। क्या उन्हें दुर्गादास से सुरक्षा होने लगी थी? अगर हम सत्ता के मनोविज्ञान को समझे ना, तो इसका जवाब बहुत साफ है। क्या? जब एक नया शासक गद्दी पर बैठता है तो उसे सबसे बड़ा खतरा अपने दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने ही किंगमेकर से होता है। क्योंकि किंगमेकर के पास बहुत पावर होती है। बिल्कुल। दुर्गादास की लोकप्रियता, उनका नैतिक कद मारवाड़ में अजीत सिंह से भी बड़ा हो चुका था। राजा अपनी गद्दी पर बैठकर किसी का एहसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो स्वतंत्र सत्ता का भ्रम बनाए रखने के लिए किंग मेकर को हटा दिया गया। जी, यही राजनीति की कड़वी सच्चाई है। और फिर दुर्गादास को मेवाड़ में शरण मिलती है। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने उन्हें रामपुरा की जागीर दी और बाद में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने विजयपुर की जागीर दी। मतलब मारवाड़ ने जिस रत्न को ठुकरा दिया, मेवाड़ ने उसे हाथों हाथ लिया। मेवाड़ जानता था कि दुर्गादास सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि राजपूताना के स्वाभिमान का प्रतीक है। इसीलिए इतिहास ने दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेस और राजपूताने का गैरीबाल्डी कहा। और जो सबसे सुंदर उपाधि उन्हें मिली वो है मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। हाँ, अणबिंदियों मोती, यानी ऐसा मोती जिसे कभी पिरोया या भेदा ना जा सका, जिसे मुगलों का लालच नहीं भेद पाया और न ही सत्ता का अहंकार उसे गंदा कर पाया। सच में बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। लेकिन अगर हम कालक्रम में थोड़ा आगे बढ़ें तो अजीत सिंह की मृत्यु के बाद एक छोटा सा उथल-पुथल का दौर आता है। हाँ, राम सिंह को जनता नकार देती है और बख्त सिंह शासक बनता है। वही बख्त सिंह जिसने पिता की हत्या की थी। जी। लेकिन जो सबसे गहरा और ऐतिहासिक प्रभाव छोड़ता है वो है अभय सिंह का शासनकाल, जो 1724 से 1749 तक रहा। अभय सिंह का दौर मारवाड़ के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और इसी दौर में एक ऐसी घटना घटी जो आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है। मैं 1730 की खिजड़ली घटना की बात कर रही हूँ। बहुत ही दर्दनाक और महान बलिदान। हाँ, भाद्रपद शुक्ल दशमी। आज के समय में हम क्लाइमेट एक्टिविज्म की बात करते हैं। लोग कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए भाषण देते हैं, लेकिन 1730 में जब राजा का आदेश ही कानून था, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए अमृता देवी विश्नोई का अपनी 3 पुत्रियों के साथ और फिर कुल 363 लोगों का अपना सर कटवा लेना, मतलब ये कमिटमेंट का एक बिल्कुल अलग ही स्तर है। जी। क्या ये सिर्फ पेड़ बचाने की बात थी? देखिए, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो ये महज पेड़ बचाने की बात नहीं थी। ये विश्नोई संप्रदाय के दर्शन का हिस्सा था। उनके धर्म का हिस्सा ना, उनके लिए प्रकृति और जीवन में कोई अलगाव नहीं था। खेजड़ी का पेड़ उनके लिए महज लकड़ी नहीं था, वो उनके परिवार, उनकी आत्मा का हिस्सा था। अक्सर हम इतिहास में महलों की साजिशों को ही सब कुछ मान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन खेजड़ी की घटना बताती है कि सत्ता के क्रूर अहंकार के सामने आम जनता का पर्यावरण को लेकर विश्वास कितना ताकतवर हो सकता है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, एक तरफ जनता पेड़ों के लिए अपने गले कटवा रही थी और दूसरी तरफ अभय सिंह के दरबार में उनकी पीआर मशीनरी तेजी से काम कर रही थी। दरबारी साहित्य। जी। उनके दरबारी विद्वान कर्णीदान ने सूरज प्रकाश लिखा, वहीं वीरभान ने राजरूपक लिखा। क्या ये किताबें सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए लिखी गई थी? एक हद तक हाँ, ये एक तरह का स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा था। इन पुस्तकों में मुख्य रूप से अहमदाबाद के युद्ध का यशोगान है, जिसमें अभय सिंह ने मुगल गवर्नर सर बुलंद खां को हराया था। तो वो अपनी छवि चमका रहे थे। बिल्कुल। मुगल साम्राज्य बिखर रहा था, तो राजपूताना के शासक दिखाना चाहते थे कि वे अजेय हैं। जगजीवन भट्ट जैसे विद्वानों ने भी अजीतोदय और अभयोदय जैसी रचनाएं लिखी, जबकि असलियत में बाहर मराठों का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। हाँ, मराठे आ रहे थे। सत्ता का केंद्र अब दिल्ली से खिसक कर पुणे जा रहा था, और इसका सीधा असर हम विजय सिंह के काल में देखते हैं। नोट्स बताते हैं कि विजय सिंह के खोखर सैनिकों द्वारा मराठा सेनापति जयप्पा सिंधिया की हत्या कर दी जाती है। और इसके परिणाम बहुत भयंकर निकलते हैं। मराठों का क्रोध। जी, इस एक हत्या ने पूरे मारवाड़ को मराठों के निशाने पर ला दिया। इसी दबाव में आकर विजय सिंह को मराठा सेनापति डी बोए के साथ सांभर की संधि करनी पड़ी। और जुर्माने के तौर पर मारवाड़ को अजमेर भी सौंपना पड़ा। अजमेर का जाना मतलब राजपूताना के दिल पर मराठों का कब्जा होना। और जैसे ही राज्य बाहरी मोर्चे पर कमजोर पड़ा,
अंदरूनी राजनीति भी बिखर गई। विजय सिंह के काल में ही उनकी प्रेमिका गुलाब राय का प्रशासन में इतना दखल हो गया था कि लोग उन्हें मारवाड़ की नूरजहां कहने लगे थे। हाँ, उसी गुलाब राय ने जोधपुर में गुलाब सागर भी बनवाया था। और फिर भीम सिंह का समय आता है, जहां कृष्णा कुमारी विवाद उभरता है। जो श्रोता नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि यह विवाद सिर्फ एक शादी का मसला नहीं था। नहीं, ये एक प्रॉक्सी वॉर था। कृष्णा कुमारी मेवाड़ की राजकुमारी थी। उनके विवाह को लेकर जयपुर और जोधपुर के शासकों के बीच अपनी श्रेष्ठता साबित करने की होड़ लग गई। एक राजकुमारी का विवाह पूरे राजपूताना की सैन्य उलझन का केंद्र बन गया। मतलब प्राथमिकताएं पूरी तरह से बिखरी हुई थीं। और इसी अराजकता के बीच एक बहुत ही अनोखे शासक का उदय होता है, मानसिंह। मानसिंह, जिन्हें सन्यासी राजा कहा जाता है। हाँ, मुझे ये किरदार बहुत फैसिनेटिंग लगा। वे आयस देवनाथ के आशीर्वाद से राजा बने और फिर नाथ संप्रदाय की तरफ उनका झुकाव इतना हो गया कि उन्होंने जोधपुर में महामंदिर और उदय मंदिर बनवा दिए, नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी और मान प्रकाश पुस्तकालय बनवाया। जी। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या ये सच में सिर्फ एक धार्मिक झुकाव था या कोई चतुर राजनीतिक ढाल थी? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जब सेना कमजोर हो, खजाना खाली हो और मराठों के हमले हो रहे हो तो राजा क्या करेगा? धर्म का चोला पहन लेगा। बिल्कुल। मानसिंह समझ गए थे कि सैन्य शक्ति के बल पर वे टिक नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी सत्ता को एक दैवीय या धार्मिक आवरण दे दिया। एक सन्यासी राजा पर हमला करना राजनीतिक कदम नहीं, धार्मिक अपराध बन जाता है। क्या बात है, मतलब रणनीति का एक बिल्कुल नया स्तर। लेकिन ये चोला भी ज्यादा दिन काम नहीं आया, क्योंकि 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हो जाती है। हाँ, कागजी संधियों का दौर। मानसिंह अंग्रेजों के साथ संधि तो कर लेते हैं, लेकिन अचानक 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के अजमेर दरबार का बहिष्कार कर देते हैं। वे जाते ही नहीं, और तो और भगोड़े मराठा सेनापति अप्पा साहब भोंसले को शरण दे देते हैं। जो सीधे अंग्रेजों को चुनौती देने जैसा था। तो इसका क्या मतलब है? एक तरफ संधि, दूसरी तरफ बहिष्कार। क्या ये एक गिरती हुई रियासत का आखिरी स्वाभिमान था? इसे आप एक बेबस शासक का अंतिम कूटनीतिक प्रतिरोध कह सकते हैं। मुगलों या मराठों के युद्ध का तरीका अलग था। वे आते थे, लूटते थे, लेकिन अंग्रेज खामोशी से आपके कानूनों में घुसकर आपको अपाहिज कर रहे थे। मानसिंह समझ रहे थे कि ये कानूनी शिकंजा उन्हें खत्म कर देगा। वे प्रत्यक्ष युद्ध नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का रास्ता अपनाया। और इसी का नतीजा था गुलाब नाथ के नेतृत्व में नाथों का विद्रोह, जिसे अंग्रेज अधिकारी सदरलैंड ने बहुत बेरहमी से कुचल दिया। क्योंकि अंग्रेज किसी भी समानांतर सत्ता को पनपने नहीं दे सकते थे। सदरलैंड का संदेश साफ था, अब असली सत्ता ब्रिटिश रेजिडेंट के पास है। और इसी पतन को सबसे बेहतरीन आवाज दी मान सिंह के दरबारी विद्वान बांकीदास जी ने। जी, उनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने जोधपुर राज्यरी ख्यात, दातार बावनी और कुकवी बतीसी लिखी, लेकिन उनका वो गीत आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, वो गीत एक चेतावनी थी। हाँ। बांकीदास जी वो देख पा रहे थे जो कई राजा नहीं समझ रहे थे, कि ये विदेशी ताकत जमीन पर नहीं, मुल्क की आत्मा और न्याय प्रणाली पर कब्जा कर रही है। तो आज की चर्चा को समेटते हुए हमें ये समझ आता है कि मारवाड़ का इतिहास सिर्फ युद्धों का ब्यौरा नहीं है, ये इंसानी फितरत का आईना है। बिल्कुल। एक तरफ 363 लोग पेड़ों के लिए जान दे देते हैं और दूसरी तरफ बेटा गद्दी के लिए बाप की हत्या कर देता है। और दुर्गादास जैसे वफादार को उसी मिट्टी से बेदखल कर दिया जाता है जिसे उसने खून से सींचा था। इतिहास अक्सर अपने नायकों के साथ न्याय नहीं करता। सही कहा। और अंत में बांकीदास जी के उस गीत से एक सवाल जहन में आता है। जब सदियों तक तोपों का सामना करने वाली रियासत चुपचाप ईस्ट इंडिया कंपनी के कागजी जाल में फंस जाती है, तो क्या असली हार युद्ध के मैदान में होती है, या हार तब होती है जब आपका प्रशासन, आपके फैसले बिना किसी शोर के किसी और के हाथों में चले जाते हैं? और एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। बिल्कुल। इसी चुपते हुए सवाल के साथ हम इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं, कुछ सोचने के लिए, कुछ टटोलने के लिए।